नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। शाहरुख खान की नई फिल्म पठान आ रही है, रिलीज होने वाली है और इस पर रिलीज के पहले ही कई विवाद भी हैं। इसी बीच फिल्म की शानदार एडवांस बुकिंग हुई है। एडवांस बुकिंग में फिल्म ने 3 लाख टिकट का आंकड़ा पार कर लिया है और इस मामले में पठान ने ब्रह्मास्त्र को पीछे छोड़ दिया है। शाहरुख खान पठान के साथ 4 साल बाद वापसी कर रहे हैं बॉक्स ऑफिस पे। फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। तो अब पठान के वनवास का टाइम खत्म हो गया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मेरे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया, सीनियर एडिटर एंटरटेनमेंट। प्रशांत, एक काफी उम्मीद जगा रही है पठान जो है वो बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की वापसी है, और जो खबरें आई हैं एडवांस बुकिंग को लेकर, तो क्या कितनी उम्मीद लगाई जा रही है और बॉक्स ऑफिस में कितना उत्साह देखा जा रहा है इसे लेकर? जी बिल्कुल, क्योंकि 2022 बॉलीवुड के लिए सूखा था। आप जानते हैं क्योंकि जितनी भी फिल्में थी वो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। सिर्फ 5 फिल्में चली, जिनमें से एक फिल्म जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रही वो थी भूल भुलैया 2, और उसके अलावा कोई फिल्म नहीं चली। तो अब जो सबसे बड़ी इस साल की रिलीज है पठान, उस पर लोगों को उम्मीदें थी और लोग खुश हैं, बॉलीवुड के लोग खुश हैं कि जो अभी फिल्म का जो एडवांस बुकिंग जो है वो अच्छा देखने को मिल रहा है और करीब 3,05,000 टिकट अभी तक बिक चुके हैं। और ये जो मैं फिगर आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ 3 जो मल्टीप्लेक्स चेन है, पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस, ये इन 3 का आंकड़ा है। क्योंकि अभी जो बाकी सिनेमा हॉल हैं, जो मल्टीप्लेक्सेस ऐसे हैं जो सिंगल किसी ओनर के हैं या चेन नहीं है, उनका इसमें जिक्र नहीं है। तो जो अक्सर जो ट्रेड पंडित हैं, ट्रेड एनालिस्ट हैं, वो जिस तरह से मानते हैं, उनका मानना यह है कि अगर 3 लाख के आसपास टिकट एडवांस बुकिंग इन चेन्स के हो गए तो उसका 50% और आप मान लीजिए, यानी कि अगर ये सोच के चलें कि ओवरऑल कितना हुआ, तो करीब 4.5 लाख का हम आंकड़ा कह सकते हैं कि अभी तक छू लिया है एडवांस बुकिंग ने। और जैसा आप उत्साह की बात कर रही हैं, तो उत्साह खाली फिल्म जगत में नहीं बल्कि जो ऑडियंस है उनमें भी है। अगर आप वीडियोस देखें किस तरह से धड़ाधड़ टिकट्स जो हैं वो निकल रहे हैं। मैं भी कल टिकट्स ट्राई कर रहा था कि आसपास जहां मैं रहता हूं वहां पे मुझे टिकट्स मिल जाएं, लेकिन मॉर्निंग शो 9 जो पहला शो है वो 8 बजे का है। कहीं कहीं मुझे सुनने में आ रहा है कि 7 बजे का भी होगा, लेकिन जो 9:30 बजे एक शो है, यहाँ पे एक सिनेमा हॉल है गेटी गैलेक्सी, जिसको मापदंड माना जाता है किसी भी फिल्म के कामयाबी का, वहां पे तो टिकट्स है ही नहीं। वो पूरा का पूरा जो शो है वो शाहरुख खान की टीम या शाहरुख खान के लोगों ने वो खरीदा है। और 9:30 बजे ये भी एक हिस्ट्री है कि गेटी गैलेक्सी पे कभी सुबह 9 बजे का शो नहीं होता। तो ऐसा अभी तक 2 जगह, एक गेटी गैलेक्सी जो बांद्रा में है और दूसरा जो राज मंदिर जयपुर में है, जहां वहां पे भी कभी कोई शो आज तक 9 बजे नहीं हुआ। ये दोनों जगह इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि 9 बजे का शो जो है वो रखा जा रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो मैं देख रहा था पीवीआर का, तो करीब 17 शोज हैं। तो हर जगह 16 से 17 शोज, जो मल्टीप्लेक्स चेन है दिन में 16 से 17 शोज है। तो आप मान के चल लीजिए कि वो जितने भी शोज हैं उन शोज में लोगों को देखने की होड़ लगी है। सुबह के शोज ऑलरेडी हाउसफुल हो रहे हैं और ज्यादातर जो शाम के शो हैं 6 बजे के बाद के, उनमें भी काफी जो है टिकट्स बुक हो चुके हैं। जी आपने दिलचस्प बात की है कि इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग और 2 सिनेमा हॉल के बारे में आपने बताया, बहुत उम्मीद है बॉक्स ऑफिस को। तो इसकी कुछ क्या वजह लग रही है? इतना लोगों में शाहरुख खान की 4 साल के बाद वापसी हो रही है पर्दे पे, उसका उत्साह है। फिल्म को लेकर जो विवाद रहा है उसमें बड़ा फॉर एंड अगेंस्ट शाहरुख खान ऐसा कैंप एक बटा हुआ है, उससे फिल्म को थोड़ा बल्कि बल मिल रहा है, मदद मिली है फिल्म की पब्लिसिटी में। और ये जो एडवांस बुकिंग है, क्या वो सिंगल पर्दे वाले हॉल्स होते हैं वहां पे या मल्टीप्लेक्सेस में ज्यादा है? इन सब के बारे में क्या एनालिसिस है आपकी? जी देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि 3 जो चेन है, उन 3 का जो चेन का है वो 3 लाख के आसपास है। और जो ट्रेड पंडित है वो मानते हैं कि जो बाकी और सिनेमा हॉल हैं हिंदुस्तान में, जिनमें सिंगल स्क्रीन्स भी हैं, जिनमें जो प्राइवेट ओनर्स हैं उनके मल्टीप्लेक्स भी हैं, उनको मिला के वो मानते हैं कि 50% और
उसका जोड़ लीजिए तो 3 और 50% 3 का हो गया 1.5, तो 4.5 के आसपास की एडवांस बुकिंग अभी तक माना जा रहा है। और अभी मंडे ट्यूसडे 2 दिन और बाकी हैं। जो 2022 की अगर हम बात करें, 2022 में 300 का जो आंकड़ा छुआ था किसी फिल्म ने एडवांस बुकिंग के लिए, वो फिल्म थी आपकी ब्रह्मास्त्र, तो उसको उसने पार कर दिया है। और जहां तक आप पूछ रही हैं कि उत्सुकता क्यों है, तो उत्सुकता जाहिर सी बात है, एक तो ये कि शाहरुख खान 4 साल के बाद आ रहे हैं, दूसरी यशराज बैनर की फिल्म है और हमेशा बहुत लोगों को एक्साइटमेंट और उम्मीद रहती है यशराज की फिल्मों से, और ऊपर से जो ट्रेलर आया फिल्म का उसने भी उत्सुकता लोगों के बीच बढ़ाई। विवाद एक वजह है, क्योंकि अगर आप देखें तो फिल्म का जो प्रचार है, किसी भी फिल्म से पहले 1 महीना पहले प्रचार शुरू हो जाता है। एक्टर ट्रेलर लॉन्च करता है, सॉन्ग लॉन्च करता है और बहुत सारे ग्राउंड इवेंट्स करता है, मीट एंड ग्रीट होता है और इंटरव्यूज होते हैं। इस फिल्म के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिवाय एक दुबई में जो बुर्ज खलीफा पे एक इवेंट हुआ था, उसके अलावा कोई ऐसा इवेंट, ग्राउंड इवेंट हिंदुस्तान में अभी तक नहीं हुआ है। उसके बावजूद जो शाहरुख खान की फैन क्लब्स है, जैसे SRK यूनिवर्स और SRK वॉरियर्स, उन्होंने एक युद्ध स्तर पे पूरा प्रचार का जिम्मा उठाया हुआ है। और ना सिर्फ वीडियोस उनके सोशल मीडिया पे, उसके अलावा बहुत सारे मर्चेंडाइज, जैसे हम कहें कप्स या बैंड्स या टी शर्ट्स, ये भी बहुत सारे बांटे गए और पूरी तरह से जो शाहरुख खान का फैन क्लब है वो लगे हुए हैं। और जो चौथी चीज मुझे लगती है इसके लिए, वो ये है कि इस फिल्म में शाहरुख, दीपिका और जॉन अब्राहम, ये 3 है। जॉन विलन के अवतार में आपको नजर आएंगे। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है वो 2 लोग, ऋतिक रोशन और सलमान खान, जो इसमें आपको गेस्ट अपीयरेंस में नजर आएंगे, क्योंकि ये स्पाई थ्रिलर है। और आपको अगर याद हो तो सलमान खान के टाइगर जिंदा है, टाइगर और टाइगर जो सीरीज है वो पूरी जो है स्पाई पे है, जासूसी पे है। और दूसरी तरफ ऋतिक रोशन की वॉर। तो यहाँ पे इन तीनों को मिला दिया गया है, जैसे जिसको हम क्रॉसओवर सिनेमा बोलते हैं, जैसे एवेंजर्स हैं, तो इस तरह से इनको मिला दिया। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों के बीच इतनी ज्यादा उत्सुकता है। नगमा जी, काफी उत्सुकता है लोगों में। धन्यवाद आपका प्रशांत। और एडवांस बुकिंग जो है उससे उम्मीद बहुत जग रही है, और जो विवाद रहे हैं इस फिल्म को लेकर, उसकी वजह से भी ये फिल्म लगातार चर्चा में रही है। 25 तारीख को रिलीज हो रही है शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की ये फिल्म पठान। मैं एक सोल्जर हूं पठान, तुम्हारी तरह। हम ये मिशन साथ में कर सकते हैं। सो आर यू इन और आर यू आउट? शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर लगातार हंगामा चल रहा है। शुक्रवार को गुवाहाटी के नरेंगी इलाके के एक थिएटर में कुछ लोगों ने फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए और उन्हें जला दिया। इसी थिएटर में पठान की स्क्रीनिंग होनी थी। इस तोड़फोड़ का आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगा है। इस मुद्दे पर कल जब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने कहा, कौन है शाहरुख खान? मैं उनके या फिल्म पठान के बारे में कुछ नहीं जानता। खान ने मुझे फोन नहीं किया है। हालांकि बॉलीवुड के कई लोग समस्या के संबंध में ऐसा करते हैं। आगे हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर शाहरुख खान मुझे फोन करते हैं तो मैं इस मामले को देखूंगा और कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया गया है तो कार्रवाई की जाएगी। শাহরুখ খান কোন? শাহরুখ খান সুপারস্টার। আমি কিয় চিন্তা কৰো, আমাৰ ইয়াত কত শাহৰুখ খান আছে। যদি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ভায়োলেট হৈছে তি একশ্যনো ল'ব। কিন্তু চিনেমা হলৰ মালিকেই মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰা নাই। যোনে চিনেমা বনাইছে তেওঁলোকেওতো একো কোৱা নাই। ৰাতিপুৱাৰ পৰা মইতো চবৰে ফোন ধৰোঁ। আমি কিয় চিন্তা কৰোঁ? শাহৰুখ খানেতো ফোন কৰিলেহেঁতেন যদি কিবা তেনেকুৱা সমস্যা আছে। শাহৰুখ খানে যদি ফোন কৰে মই চাই ল'ম কি ইছ্যু আছে। इसके बाद आज असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने मुझे आज सुबह 2 बजे फोन किया। उन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान गुवाहाटी में हुई ये घटना पर चिंता जताया। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है। हम पूछताछ करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो। जजों की नियुक्ति से लेकर कई अहम मुद्दों पर सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मूल संरचना सिद्धांत को चमकीला तारा बताया है, जो आगे का रास्ता कठिन होने पर संविधान के व्याख्याताओं और उसका पालन कराने वालों का मार्गदर्शन करता है और उन्हें एक निश्चित दिशा देता है। CJI प्रसिद्ध न्यायविद नानी पालकीवाला के मूल संरचना सिद्धांत में योगदान को लेकर एक कार्यक्रम में बात कर रहे थे।
तो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का ये बयान है कि मूल संरचना सिद्धांत एक चमकीले तारे की तरह है। मूल संरचना सिद्धांत से हमारा मार्गदर्शन होता है। अगर नानी ना होते तो हमारे पास मूल संरचना सिद्धांत नहीं होता। 5 दशक पहले विकसित हुआ है ये सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट के 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के प्रसिद्ध फैसले से विकसित हुआ है। कुछ दिन पहले उपराष्ट्रपति ने सिद्धांत पर सवाल उठाए थे। सिद्धांत को संसद के कानून बनाने की शक्ति पर बेड़ी बताया। सरकार बनाम न्यायपालिका के विवाद के बीच कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक पूर्व न्यायाधीश की टिप्पणी का हवाला देते हुए आज एक ट्वीट कर कहा कि एक जज की नेक आवाज भारतीय लोकतंत्र की असली खूबसूरती इसकी सफलता है। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से खुद शासन करती है। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कानून बनाते हैं। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन हमारा संविधान सर्वोच्च है। YouTube पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन शेयर करने वाले वीडियो और जो ट्विटर पे जो ट्वीट्स हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के लिंक साझा करने वाले ट्वीट भी ब्लॉक हुए हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ये ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि ये डॉक्यूमेंट्री दुष्प्रचार, पक्षपाती और औपनिवेशिक मानसिकता को दिखाती है। हाल ही में ब्रिटिश संसद में भी एक सांसद ने यह मुद्दा उठाया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पीएम मोदी का समर्थन करते हुए उस सवाल को खारिज कर दिया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा था कि वो इस चित्रण से सहमत नहीं है। कानून मंत्री ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। भारत में कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक नशे से दूर नहीं हुए हैं। वो लोग बीबीसी को भारत का उच्चतम न्यायालय से ऊपर मानते हैं और अपने नैतिक आकाओं को खुश करने के लिए देश की गरिमा और छवि को किसी भी हद तक गिरा देते हैं। वैसे भी इन टुकड़े टुकड़े गिरोह के सदस्यों से कोई बेहतर उम्मीद नहीं है, जिनका एकमात्र लक्ष्य भारत की ताकत को कमजोर करना है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी जम्मू कश्मीर के कठुआ में है। आज सुबह से यात्रा कठुआ के हीरानगर से शुरू हुई। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। इस यात्रा के जम्मू कश्मीर प्रवेश से पहले सुरक्षा को लेकर कुछ एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। सीआरपीएफ ने राहुल गांधी से कुछ रास्ता पैदल चलने के बजाय कार से यात्रा करने को कहा। वह इस यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं। जब से राहुल गांधी जम्मू में दाखिल हुए हैं, आज की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसमें राहुल गांधी पैदल चलते नजर आ रहे हैं। कल ही जम्मू के नरवार इलाके में 2 धमाकों से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं। यात्रा 27 जनवरी को श्रीनगर पहुंचेगी और 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल 88 साल के एक बुजुर्ग से बात की है हमारे सहयोगी नजीर मसूदी ने। आप सब बताएंगे कि आप भारत जोड़ो यात्रा कोई डर तो नहीं है? यहाँ कल ब्लास्ट हुए। कोई डर नहीं। हाँ? कोई डर नहीं। पता है कि यहाँ ब्लास्ट हुए थे? सब कुछ होते हुए ये हिंदुस्तान है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो कहाँ से आप आए? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। तो आपकी उम्र कितनी है? मैं 88 ईयर्स का हूँ। 88 और तब भी आप चलते हैं? हाँ, मैं मध्य प्रदेश में सीधी जिले का जी ग्राम मड़वा का हूँ। हाँ हाँ। विधानसभा चुरहट है। हाँ हाँ। मैं गांधी जी के साथ चला। मैं गांधी जी के साथ चला जी 43-44 में। हाँ हाँ। 44-45 में जी। फिर उसके बाद नेहरू जी के साथ चला। तो आप कहते हैं आप गांधी जी के साथ भी चले, नेहरू जी के साथ भी चले और अब राहुल गांधी के साथ? इंदिरा जी के साथ चला। अब आप राहुल गांधी के साथ? मैं राजीव जी के साथ चला और अब मैं राहुल गांधी के साथ चल रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा में। कहाँ से आपने शुरू किया ये यात्रा? मैंने 2 अक्टूबर से शुरू किया, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से जी। अपने जिले से। जी जी जी। सीधी जिले से। तो कौन सी चीज आपको आगे चलाती है जब इतनी कठिनाई और इस उम्र में भी?
कोई कठिनाई नहीं है। जिस राष्ट्र के प्रमुख पदों में रह करके, प्राइम मिनिस्टर पद में रह करके जिस शहीद हुए हमारी कुर्बानी के, हमारे भारतीय सेवा के लिए, हमारे भारतवासियों की सेवा के लिए, ऐसे परिवार से अगर कोई नवयुवक राष्ट्र की सेवा के लिए और वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल जा रहा तो मेरी एक बुजुर्ग की नैतिकता होती है। तो आप भी कश्मीर तक बराबर जाओगे? मैं बराबर जा रहा हूँ श्रीनगर। क्या बात। ओल्ड में आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम करुणा प्रसाद मिश्रा है। 88 साल के बुजुर्ग लगातार चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। उसके पहले भी वो दूसरे बड़े नेताओं के साथ, उन्होंने नेहरू जी की बात की, इंदिरा गांधी की बात की, गांधी जी के साथ भी वो यात्राओं में शामिल रहे हैं और अभी भी जज्बा उनका इतना मजबूत है। कठुआ के हीरानगर से हमारे सहयोगी नजीर मसूदी की ये ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज चलवाल से शुरू हुई। एक दिन का विश्राम था, लेकिन आज कड़ी सुरक्षा इंतजाम के तहत यात्रा को शुरू किया गया, क्योंकि कल जम्मू में यहाँ स्फोट हुए, 2 स्फोट हुए और कई जगहों पे हम देख रहे हैं यहाँ लोग जमा हुए हैं और भारत जोड़ो का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा, इसके बावजूद कि हम ये बात करें, सुरक्षा के जो मसाइल हैं, जो खदशात हैं, वो वहीं पे हैं। कल जम्मू शहर में 2 विस्फोट हुए, 9 लोग घायल हुए। आज जम्मू कश्मीर राज्य के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं, ताकि ये देखें ये क्यों हो जाए, क्योंकि पिछले ही हमने देखा 3 हफ्ते पहले यहाँ राजौरी में वहाँ किस तरह बेगुनाह लोगों को मारा गया था। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जम्मू आए और उन्होंने सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग लिया और एक डेडलाइन रखी सुरक्षा फोर्सेस के लिए कि 3 महीने के अंदर अंदर आप जम्मू को कंप्लीट रोबस्ट सिक्योरिटी दे दो और इसको कोई भी घटना न हो। लेकिन कुछ ही दिन बाद हम देख रहे हैं ये और घटना हुई। आज सैकड़ों जो सुरक्षा कर्मचारी है उन्होंने राहुल गांधी के आगे पीछे दाएं बाएं एक सिक्योरिटी रिंग बनाई है और भारी तादाद में सुरक्षा को लगाया है। लेकिन एक अहम बात यह है कि जो पहला दिन जो यात्रा का था उसके बरक्स आज इस हाईवे का, जम्मू पठानकोट हाईवे का एक ट्यूब उसको खोल के रखा है, उसको ट्रैफिक के लिए ऊपर रखा है, बंद नहीं किया गया है। इसके बावजूद आज लग रहा था कि खदशात ज़्यादा हैं। लेकिन जब 88 साल जैसे मिश्रा जी चले तो एक चीज़ हमें लग रहा है कि हमें भी चलना चाहे, भारत जोड़ो यात्रा के साथ नहीं, लेकिन रोज़ चलना चाहे हर एक को, ताकि कांग्रेस इससे फिट बने। कितनी मजबूत बने वो अलग बात है, लेकिन जो चल रहे हैं वो ज़रूर फिट बनते हैं। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया है। आदेश गुप्ता ने आरोपों को झूठा बताते हुए कहा है कि वो मानहानि का मुकदमा करेंगे। शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और साल 2018-2019 में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर रहे आदेश गुप्ता पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि वो और उनके परिवार ने दर्जन भर से ज्यादा संपत्ति खरीदी बेची, जो साल 2017 के उनके हलफनामे से मेल नहीं खाती। आम आदमी पार्टी ने हेमंत चौधरी नाम के वकील की दिल्ली लोकायुक्त में शिकायत के आधार पर आरोप लगाए हैं कि आदेश गुप्ता, पत्नी अनुराधा गुप्ता, 2 बेटे रजत और यश गुप्ता ने बहुत सी संपत्ति खरीदी बेची। खरीदने बेचने में मजबूत सॉल्यूशंस नाम की कंपनी भी शामिल थी, जिसके शेयर होल्डर आदेश गुप्ता के 2 बेटे रजत गुप्ता और यश गुप्ता हैं। साथ ही बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू के बेटे संदेश जाजू भी शेयर होल्डर हैं। आपके मुताबिक शिकायतकर्ता ने जिन 14 संपत्तियों के बारे में शिकायत की थी, लोकायुक्त की अब तक की जांच में 13 संपत्तियों का संबंध आदेश गुप्ता के परिवार से मिला है। आदेश गुप्ता से अगस्त 2022, नवंबर 2022 और जनवरी 2023 में लोकायुक्त ने आय के स्रोत की जानकारी मांगी, जो उन्होंने अब तक नहीं दी। 3 नवंबर 2022 को भी उन्होंने वो नहीं डिक्लेयर की और उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले 19 जनवरी 2023 को दोबारा से लोकायुक्त की कोर्ट लगी और उसमें फिर से पूछा गया
कि आदेश गुप्ता जी ने अपनी आय के साधन इन संपत्तियों के विषय में नहीं बताए हैं। आदेश गुप्ता ने आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है, साथ ही मानहानि का मुकदमा करने की भी बात कही है। आम आदमी पार्टी ने जो आरोप मुझ पर लगाए हैं वो बिल्कुल झूठे हैं, बेबुनियाद है, राजनीति से प्रेरित है। इस पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज पर मैं निश्चित रूप से मानहानि का मुकदमा करने जा रहा हूं। ये आरोप लगाकर या फिर ये मामला उठाकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के उपराज्यपाल से सवाल पूछ रही है कि आप हमारे बारे में तो सीबीआई और एसीबी को चिट्ठी लिख देते हैं और जांच करने के लिए कह देते हैं। उम्मीद है आप इस मामले में भी सीबीआई और एसीबी को जांच के लिए चिट्ठी लिखेंगे। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर बरामद किए गए हैं करोड़ों रुपए। ये खबर आ रही है कि कार्गो टर्मिनल पे करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। अब तक शायद 3 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं और पैसों की गिनती जारी है। पैसों को एक पेटी में पैक किया गया था। कार्गो टर्मिनल पर स्क्रीनिंग के जब स्कैन किया जा रहा था उसके दौरान शक हुआ, उसके बाद पैसे सीज किए गए हैं। मुकेश हमारे साथ इस पर मौजूद हैं और जानकारी के साथ। मुकेश, इस मामले में अब तक क्या आगे जानकारी मिली है? देखिए, कार्गो के जरिए लोग सामान भेजते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है शायद कि जब कार्गो टर्मिनल पर सामान की जांच की जा रही थी तो एक पेटी से पैसे बरामद हुए हैं और जब पेटी को खोला गया तो बड़ी मात्रा में ये पैसे बरामद हुए। अभी तक जो गिनती हुई है पैसों की तो उसमें 3 करोड़ 70 लाख रुपए गिनती के दौरान निकल चुके हैं। इस मामले में तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे सीआईएसएफ हो, दिल्ली पुलिस हो, ये इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और जानकारी ये मिली है कि ये पैसा दिल्ली से एक कंपनी केरल भेज रही थी और केरल में किसको जाना था अभी साफ नहीं है। पुलिस ने इस मामले में कुछ संदिग्धों को कस्टडी में लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है और अभी तक जो पैसे गिनती हुई है वो 3 करोड़ 70 लाख रुपए की हो चुकी है। ये पैसा तब पकड़ा गया जब जो जिस पेटी में ये पैसा था उस पेटी की स्कैनिंग हो रही थी। तो शुरुआत में ऐसा लगा कि कुछ सामान होगा, लेकिन जब स्कैनिंग के दौरान नोट दिखाई दिए, पैसे दिखाई दिए, तो फिर इस पेटी को खोला गया और पेटी को खोला गया तो उससे काफी बड़ी संख्या में पैसा बरामद हुआ है। तो अभी तमाम जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं कि ये पैसा दिल्ली से केरल कहां भेजा जा रहा था और इसके पीछे कौन लोग हैं और आखिर क्यों पैसा कार्गो के जरिए भेजा जा रहा था। शुरुआत में ये भी शक है कि शायद ये पैसा हवाला के जरिए जा रहा हो और इस तरह की जांच भी चल रही है। तो अभी कुछ साफ नहीं है कि आखिर ये पैसा किसका था और किसको ये पैसा जा रहा था। इसको लेकर कुछ लोगों को पकड़ा गया है और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। वहीं जो पैसे गिनती है वो भी जारी है। जी, धन्यवाद मुकेश। और दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में 23 लाख का बिल छोड़कर एक आदमी निकल गया है। तो ये दिल्ली का एक 5 स्टार होटल है, लीला पैलेस, और इससे भागने वाला शख्स मोहम्मद शरीफ। इसकी गिरफ्तारी कर्नाटक से हुई है। आरोपी कर्नाटक का ही रहने वाला है, खुद को कारोबारी बता रहा है। मोहम्मद शरीफ होटल लीला पैलेस में करीब 4 महीने रहा। 1 अगस्त से उसने रहना शुरू किया और 20 नवंबर को वो भागा। आरोपी यूएई रॉयल लिंक बताकर होटल लीला पैलेस में रह रहा था। गणतंत्र दिवस के मौके पर सेना के शौर्य के साथ राज्यों और केंद्र की 23 झांकियां देखने को मिलेंगी और कर्तव्य पथ पर देश की संस्कृति का एक अद्भुत नजारा होगा। दिखाते हैं आपको कुछ तैयारियां। कर्तव्य पथ पर बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा दिखेगा तो साथ में नजर आएगा ट्यूलिप फूल की खूबसूरती। बंगाल की झांकी में मां दुर्गा भी नजर आएगी। वहीं केंद्रीय पुलिस बलों की झांकी में भी महिलाओं की ताकत दिखेगी। कह सकते हैं इस बार की झांकियों में महिलाओं का बोलबाला रहेगा। इस बार की झांकियों में आपको नारी शक्ति का वर्चस्व देखने को मिलेगा और काफी झांकियों पर भी
सिर्फ नारियां ही प्रदर्शित हैं। इस बार हमारा थीम है नारी शक्ति। ये पूरे सीएपीएफ का, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का एक कॉमन टैब्लो है, जो कि पहली बार ऐसा मौका देखने को आ रहा है जिसमें कि हमारा थीम नारी शक्ति है, जिसमें कि हमारी हर फोर्सेस की वुमेन वॉरियर्स आपको रिपब्लिक डे पर कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। देवभूमि उत्तराखंड 26 जनवरी की परेड में तो अपनी प्राकृतिक छटा को बिखेरता दिखेगा। उगते हुए सूरज का प्रदेश अरुणाचल भी कहां पीछे रहने वाला है, वह भी अपनी खूबसूरती को समेटे आया है। समंदर किनारे बसा केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन और दीव अपने जनजातीय संस्कृति को लेकर आए हैं। हर बार की तरह इस बार भी गुजरात आया है। गुजरात का थीम है क्लीन और ग्रीन एनर्जी। इस बार गुजरात जो झांकी लेकर आया है, वो झांकी में हमने सोलर ऊर्जा को और विंड ऊर्जा को हमने उजागर करने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश अपनी झांकी में अयोध्या में 3 दिनों तक चलने वाला दीपोत्सव लेकर आया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर झांकियां ही नहीं दिखेगी, बल्कि अलग अलग राज्यों के नृत्य और संगीत भी अपनी छटा बिखेरेंगे। कौन सा डांस करेंगे और कैसी तैयारी है? ममित का डांस, ममित का डांस है और तैयारी बहुत ही अच्छा है, सब लोगों का अच्छा है, मेरा भी बहुत अच्छा है। हम हमारे फोक डांस करगम और तमिलनाडु का म्यूजिशियंस को डिपिक्ट कर रहे हैं। पहली बार आए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहली बार का एक्सपीरियंस है, मतलब हम लोग बाकी लोगों से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, हम लोग भी बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कुल मिलाकर इस 26 जनवरी को 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय मंत्रालयों की झांकी के जरिए हर किसी को देश की अलग अलग संस्कृति के साथ साथ विकास की भी झलक देखने को मिलेगी। सांस्कृतिक झांकियों में जहां एक तरफ हमें देश की विरासत की झलक मिलती है, तो दूसरी तरफ वो हमें देश में हुई तरक्की से भी रूबरू कराती है। सही मायने में यही तो है असल हिंदुस्तान। नई दिल्ली में कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। 14 महीने पहले बांद्रा के बैंडस्टैंड से लापता युवती सदिच्छा सानी के मामले में एक बड़ा दावा सामने आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच का ये दावा है कि आरोपी मिट्ठू सिंह ने उसी रात सदिच्छा की हत्या कर शव समंदर में फेंक दिया था। पुलिस ने इस केस में आरोपी मिट्ठू सिंह और उसके साथी मोहम्मद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सदिच्छा के पिता ने पुलिस के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। बांद्रा बैंडस्टैंड के समंदर में 14 महीने पहले लापता युवती के शव की तलाश कर रहे नौसेना के गोताखोर घंटों की तलाश के बाद खाली हाथ लौट गए। पालघर के बोईसर की रहने वाली एमबीबीएस की छात्रा सदिच्छा साने 29 नवंबर 2021 को मेडिकल कॉलेज जाने के लिए घर से निकली, लेकिन वहां न जाकर बांद्रा के बैंडस्टैंड पहुंच गई। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस की जांच में पता चला कि बैंड स्टैंड पर सदिच्छा आखिरी बार वहां स्टॉल चलाने वाले और लाइफगार्ड मिट्ठू सिंह के साथ देखी गई थी। दोनों का साथ में एक सेल्फी भी मिला, लेकिन सदिच्छा के लापता होने की गुत्थी उलझी रही, क्योंकि आसपास के किसी भी सीसीटीवी में वहां से जाते हुए सदिच्छा की तस्वीर कैद नहीं हुई थी। कई बार मिट्ठू सिंह से पूछताछ हुई, उसके साथी से पूछताछ हुई, यहाँ तक कि मिट्ठू सिंह का नार्को भी कराया गया था, लेकिन उसके बावजूद उसकी कुछ भी था नहीं लग रही थी। इस बीच सदिच्छा के पिता मनीष शाह ने लगातार अलग अलग पुलिस अधिकारियों के पास, अलग अलग जगहों पर, यहाँ तक कि हर जगह पर उन्होंने तलाश की, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। अब 14 महीने बाद अचानक से बांद्रा क्राइम ब्रांच ने मिट्ठू सिंह और उसके साथी मोहम्मद अंसारी को गिरफ्तार कर दावा किया है कि मिट्ठू ने सदिच्छा की हत्या की बात कबूल करते हुए शव को बैंड स्टैंड पर ही समंदर में फेंकने की बात कही है। उसके बाद ही पुलिस ने समंदर में तलाश शुरू की है, लेकिन अपनी बेटी की तलाश में जमीन आसमान एक कर चुके सदिच्छा के पिता मनीष माने ने पुलिस की जांच पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। अभी ये पुलिस, मेरे को लगता है ये केस किधर भी क्लोज करने के लिए पुलिस वाले ये मिट्ठू सिंह को ही बोला होगा, तुम ऐसा स्टेटमेंट दो, बाद में तुम कोर्ट में बोल सकता है क्या कि पुलिस के हथकंडे सब अपने को मालूम है, अपने सब कुछ पढ़ा भी है, अपने को मालूम भी है, क्या तुम बाद में बोल देना कोर्ट में कि पुलिस ने मेरे को ज्यादा टॉर्चर किया, इसके लिए मैंने बोला, आराम से छूट जाएगा तुम। वो पुलिस स्टेशन ने जो बोला है कन्फेशन का, वो झूठ है। पुलिस स्टेशन ने उसको दबाव डालकर, टॉर्चर कर कर, अट्रॉसिटीज कर कर उनको कन्फेस करने लगा रहे हैं।
अभी तक मितु सिंह ने कुछ कन्फेस नहीं किया। पुलिस ने हत्या के आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है सदीक्षा का शव बरामद करना, जिसके बिना हत्या की बात को साबित कर पाना मुश्किल है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।